नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए। कोई भी सवाल आपके पास है, कोई भी कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो बिल्डिंग को लेकर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, गोल्स को लेकर, यानी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के किसी भी कदम पर आप को मदद चाहिए तो योर मनी इसीलिए है। आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे आप शामिल हो सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर। फेसबुक, ट्विटर पर शो को आप लाइव भी देख सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज #AskAwaz लिखकर। हमारे साथ हैं आज वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज को करेंगे शामिल, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मिलेनियल्स की कि इन्हें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और क्योंकि ये मिलेनियल्स हैं तो इनको रिटायरमेंट के लिए कितना समय है और कितना इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट किस तरीके से ये अपनी रिटायरमेंट के लिए सेविंग करके चल सकते हैं। तो बताइए पहले तो मनी मंत्र क्या रह सकता है मिलेनियल्स के लिए, क्या व्यू है आपका? जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम बात कर रहे हैं मिलेनियंस की, तो ऑब्वियसली जो जहां तक उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात है वो तो अमूमन वही रहेगा जो बाकी लोगों के लिए होता है। बट आई थिंक दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिलेनियंस को बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये कि जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि इट्स नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। काफी बार मिलेनियंस को लगता है कि अभी तो बहुत समय है हमारे पास, इतना जल्दी क्यों इन्वेस्ट करना है। पर सच्चाई ये है कि जल्दी इन्वेस्ट करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये कि आपको पावर कंपाउंडिंग का फायदा होता है, यानी जो रिटर्न आप कमाते हैं उसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है। और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो ओवर ए लॉन्गर टर्म आपको मदद करता है कि आप एक बड़ा सा कॉर्पस बना सकें। दूसरी बात, जब आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसको भी वहां पे अगर आप सही मायने में उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आपको काफी लंबा समय देना होगा। दूसरी बात, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टिंग से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं शुरुआत में, और शायद यही कुछ डर है जो निवेशक इक्विटी से दूर रहते हैं। लेकिन जब आप जल्दी से शुरुआत कर देते हैं इन्वेस्ट करना इक्विटी में, तो अगर आप कुछ गलती भी करते हैं तो उससे आप कुछ सीखते हैं और आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उस समय पे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं रहता है। लेकिन जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि जब आपके पास सीरियस पैसा है, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल, इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हो, तब तक आपका जो डर और आपने कुछ गलतियों से जो सीखा है वो आपको मदद करता है कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बने। तो एक तो ये। दूसरा ये कि उनको बजटिंग करने की जरूरत है। काफी बार मलेशियंस को लगता है कि अभी तो मतलब क्या बजटिंग करना है, थोड़ा काम करना शुरू किया है, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। बजटिंग का फायदा ये है कि आप जो आज करना चाहते हो वो तो कर ही सकते हो, पर इनफैक्ट ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि सबसे पहले तो कुछ एक्सपेंसेस को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं जिनको शायद आप कम कर सकें। दूसरी बात, एक जो बड़ा खतरा होता है उस समय पे कि आप कहीं ना कहीं वो डेट ट्रैप में ना फंस जाए कि आपने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया, क्रेडिट कार्ड को यूज कर लिया, तो ऐसी गलतियों से आप बचते हैं। तो आई थिंक ये दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए। दूसरी बात, बजटिंग कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, एस्टेब्लिश कीजिए। ये बात सही है कि उस स्टेज पे कभी कभी आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि आप अपने सारे गोल्स को एस्टेब्लिश कर सकें या ना कर सकें। तो हो सकता है आप वेल्थ क्रिएशन के गोल से ही करें, लेकिन एक गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको शुरुआत से ही रखना है, वो है एक इमरजेंसी फंड को बनाना। क्योंकि ये जो हैबिट है, अगर आप शुरुआत से करेंगे तो ये आपको बहुत आगे जाके मदद करेगा। देखिए, कभी कभी कुछ जॉब लॉस हो सकता है या कुछ एक्चुअल में कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना आपकी 6 महीने या 12 महीने की इनकम के बराबर का, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसके बराबर का एक इमरजेंसी फंड बनाइए, उसको आप लिक्विड फंड में रखिए। और जैसा मैंने कहा, बाकी जो गोल्स हैं उनको डिफाइन कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं शुरुआत में तो वेल्थ क्रिएशन से शुरुआत कीजिए, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो आपको लेसन सीखने को मिलेंगे जो आपको आगे जाके आपके फाइनेंशियल फ्यूचर में बहुत काम करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे लगता है एक एस्पेक्ट जो काफी बार छूट जाता है वो है इंश्योरेंस। देखिए, जब आप यंग होंगे, अगर आप एक टर्म प्लान लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो बहुत कम होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी आप जितना जल्दी हो सके इंश्योरेंस लीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में काफी बार डिस्प्यूट आता है कि आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या थी। जब आपने एज ए यंगस्टर आपने अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और काफी सालों तक क्लेम नहीं किया, तो फिर ऐसे डिस्प्यूट नहीं आते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल बदले, वो आपको इंश्योरेंस अमाउंट भी बढ़ाना होगा, लेकिन शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो मिलेनियल्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि वो उनको डेफिनेटली एक बेहतर निवेशक बना सकता है।
अच्छा हेमंत जी, एक चीज़ और, हालांकि जो चीज़ मैं पूछने जा रही हूँ वो सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब भी हम अपने गोल्स को डिफाइन करें या जब भी हम अपनी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करें, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे जो आज के हिसाब से अमाउंट को सोचते हुए अगले 5, 10, 15 साल का गोल डिफाइन करते हैं। तो इन्फ्लेशन को क्यों ज़रूर ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टेप अप, किसी भी पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बाद स्टेप अप की रेलेवेंस कितनी है या कितना ज़रूरी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हर साल स्टेप अप करना, नो मैटर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स की प्लानिंग की है। आई थिंक दीपाली बिल्कुल सही है। आई थिंक दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, स्पेशली जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया या हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए हो गया। एजुकेशन इन्फ्लेशन तो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, 10-11% पे है। नॉर्मल इन्फ्लेशन अगर आप 6-7% भी पकड़े तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप कोई टारगेट सेट कर रहे हैं और उसमें अगर आपने इन्फ्लेशन नहीं लिया, यानी जो इन्फ्लेशन की वजह से जो लागत बढ़ेगी, अगर आपने उसको कंसिडर नहीं किया, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा गैप हो सकता है जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे और जितना आपको जरूरत हो। तो इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली अगर आपके जो गोल्स हैं मीडियम टर्म और जो लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं, वहां पे तो इन्फ्लेशन को डेफिनेटली कंसिडर करना है। और इन्फ्लेशन इसलिए भी कंसिडर करना जरूरी है क्योंकि आपको फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट में डालना होगा, इन्वेस्टमेंट अपना, जहां पे वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। और इक्विटी जो है, एकमात्र मैं कह सकता हूं फाइनेंशियल एसेट की अगर हम बात करें, ऐसी एसेट क्लास है जो ओवर द लॉन्गर टर्म आपको, ऑफ कोर्स गोल्ड के रिटर्न भी पिछले कुछ सालों से अच्छे हैं, बट आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं कहूं तो इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करेगी। तो इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना है। स्टेप अप अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन होना चाहिए। अब वो डिसिप्लिन दोनों जगह में चाहिए आपको। एक जो आपके सेविंग का जो प्रोसेस है वो, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। जब आप कमिट करते हैं कि मैं हर साल से मान लीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाऊंगा, तो आप क्या कर रहे हैं कि आपकी जो बढ़ती हुई इनकम है उसका कुछ हिस्सा आप कमिट कर रहे हैं कि आप उसको सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। और यही डिसिप्लिन चाहिए आपको एक अच्छा निवेशक बनने के लिए। और साथ ही क्योंकि आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं उसको, तो आपके जो गोल्स हैं उसके लिए आपको एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलता है हर साल। और आप देखेंगे कि अगर आप मान लीजिए 20 साल का टाइम होराइजन है आपका, और आप 10% से अगर अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते हैं, तो जितना पैसा आप 20 साल में एक्यूमुलेट कर पाएंगे उससे डबल आप जो है वो स्टेप अप की वजह से एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं इन दोनों चीजों को कंसीडर करने के। ओके, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर वैभव हमारे साथ कनेक्टेड हैं पुणे से सवाल पूछने के लिए। वैभव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। वैभव सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए इनसे बातचीत नहीं हो पा रही, इनका सवाल ले लेते हैं। जो डिटेल्स इन्होंने हेमंत जी हमारे साथ शेयर की उसके हिसाब से 34 साल इनकी उम्र है, 1,27,000 की मंथली एसआईपी है। फिलहाल पोर्टफोलियो में 44.5 लाख इकट्ठा ये कर चुके हैं। 1 और 2 करोड़ का लक्ष्य है जो ये जानना चाहते हैं कब तक पूरा होगा। फंड्स काफी सारे हैं इनके पास। निपॉन स्मॉल कैप 20,000, 18,000 पराग फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप में 15,000, 14,000 एक्सेस स्मॉल कैप, 13,500 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, 11,500 एसबीआई मैग्नम मिड कैप, 10,000 आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप, 9,000 एचडीएफसी मल्टी कैप, 7,500 ईच डाल रहे हैं ये मोतीलाल ओसवाल लार्जर मिड कैप में, 5,000 आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी इंडेट, 2,500 मेरे एसेट ईएलएसएस और क्वांट स्मॉल कैप में 1,000। तो बताइए क्या सजेशन है इनके लिए। आई थिंक शुरुआत करते हैं इनकी जो टारगेट से। जैसे उन्होंने कहा 1 या 2 करोड़, अगर हम 2 करोड़ का टारगेट मान के चले, और उनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने जो अभी तक जो कॉर्पस एक्यूमुलेट किया वो 45 लाख का किया, उनकी 1,27,000 की एसआईपी है। अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर अगले वो 6 साल तक इसको कंटिन्यू करते हैं तो अपने टारगेट 2 करोड़ का जो टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। अब लेकिन 2 दुविधाएं हैं यहाँ पे कि जब आप 6 साल के लिए निवेश करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है, क्योंकि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो 3 साल का होगा। यानी इनका जो पोर्टफोलियो है उस हिसाब से वो काफी एग्रेसिव है, और इक्विटी पोर्टफोलियो आप उतने समय के लिए नहीं बना सकते। तो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। अगर ये अपने आप को 2-3 साल और दे सकें तो बेहतर होगा। एक तो वो इक्विटी में बने रह सकते हैं, दूसरा उनका जो कॉर्पस है वो काफी बड़ा बन सकता है, जितना उनका टारगेट है उससे भी ज्यादा। तो ये 2-3 चीजें मैं चाहूंगा कि वो इसके ऊपर ध्यान दें। और इनके पास, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 11 फंड है इनके पास, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कोप है कि हम इनके जो पोर्टफोलियो उसको थोड़ा कंसोलिडेट करें, ताकि डाइवर्सिफिकेशन में तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन बेहतर फंड्स होंगे, बेटर एलोकेशन होगा,
तो रिस्क कम होगा और कहीं ना कहीं रिटर्न भी थोड़े बेहतर होंगे। तो अगर हम देखें तो मिड कैप में उनके पास 3 फंड्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को रखें अपने पास, और दूसरा फंड है उनके पास एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, उसकी जगह में अगर वो इन्वेस्को मिड कैप ले तो बेहतर होगा। एक और मिड कैप फंड है इनके पास एसबीआई मिड कैप, तो मुझे लगता है कि 3 मिड कैप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनके पोर्टफोलियो में एक और फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, तो जो पैसा वो एसबीआई मिड कैप में लगा रहे हैं वो वहां पे लगा दीजिए। स्मॉल कैप में भी इनके पास 2 फंड्स हैं, एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है जो बने रह सकते हैं, दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप, मुझे लगता है वहां पे बंधन स्मॉल कैप एक बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा जो उनके पास फंड्स हैं, तो हमने कुछ फंड्स कम किए 2, और बाकी जो फंड्स हैं उनके पास जो भी एलोकेशन है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, पराग फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट, ये जो फंड्स हैं ये डेफिनेटली उन फंड्स में बने रह सकते हैं। तो कुछ चेंजेस कीजिए, और जैसा मैंने कहा कि वो बेहतर रहेगा अगर अपने आप को कुछ और समय दे सके, ताकि जो इक्विटी के जो रिस्क है वो कम होंगे और आपको रिटर्न भी बेटर मिल सके। ठीक है, तो चलिए ये रही आपके लिए पोर्टफोलियो पर राय। तमाम चेंजेस आपको रेकमेंड किए गए हैं। पोर्टफोलियो को छोटा करना है जो काफ़ी बड़ा है, कौन से फंड्स में कंटिन्यू करना है, किन से करना है एग्जिट, वो तमाम बातें आपको बताई हैं मुझे ने। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हर्ष है मुंबई से। हर्ष नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हर्ष बात कर रहा हूँ मुंबई से। सर मेरा ये क्वेश्चन है, अभी फिलहाल मैं 40,000 की एसआईपी कर रहा हूँ। मेरे 4 फंड्स है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। ये 40,000 की मेरी एसआईपी चल रही है। टोटल 14 लाख पोर्टफोलियो का वैल्यू है। मैं 15,000 की एसआईपी अभी ये मंथ से और बढ़ाना चाहता हूँ। तो मुझे जानना है ये 15,000 की एसआईपी में ये जो मेरे एग्जिस्टिंग 4 फंड है मैं इसी में कंटिन्यू करूँ या मुझे कोई दूसरा फंड ऐड करना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है। और सेकंड चीज मुझे ये पूछना है, जैसे मेरे पास फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो क्या मुझे अलग से एक मल्टी कैप लेने की जरूरत है क्या? तो मेरे 2 सवाल है ये चीज। तो हेमंत जी बताइए क्या सलाह है इनके लिए। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया, 40,000 की एक्टिव एसआईपीज हैं, 15,000 की और ऐड करनी है। फंड्स में लमसम जहाँ क्या वो डिटेल्स ही बताइए क्या सजेशन है पोर्टफोलियो पर। जी दीपाली, आई थिंक इनके जो सवाल है काफी इंटरेस्टिंग है, और मुझे अच्छा लगा देख के कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके मिक्स को देखते हुए उनको एक मल्टी कैप की जरूरत है कि नहीं, तो डेफिनेटली एक मल्टी कैप फंड की जरूरत है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि इनकी जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट है वो 4 फंड्स में है। तो मैं अगर इनके जो अभी जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं वो कहूँ तो उन्होंने काफी अच्छी सिलेक्शन की है, जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप। तो ये तीनों सेगमेंट, क्योंकि अगर हम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की बात करें वहां पे थोड़ा एक्सपोजर उनको यूएस मार्केट कैप है, बट इस प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में है। तो चौथा इनके पास फंड जो है वो है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव ये कंसीडर कर सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की जगह में, अगर एचडीएफसी लार्ज और मिड देख ले। उन दोनों सेगमेंट में लार्ज और मिड में उनका एक्सपोजर बना रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ेगा, जो मुझे लगता है ओवर ए लॉन्गर टर्म उनको बेटर रिटर्न दे सकता है। तो हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक बेटर फंड में जा रहे हैं और एक बेटर क्वालिटी फंड में जा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा कि 15,000 की जो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है उसमें मुझे लगता है कि एक तो जैसा इन्होंने खुद भी आइडेंटिफाई किया कि एक इनको मल्टी कैप की जरूरत है, और मल्टी कैप कैटेगरी में काफी सारे अच्छे फंड्स हैं, बट अगर एक उनको चुनना है तो मुझे लगता है कि कोटक मल्टी कैप को देख सकते हैं, जिसमें 10,000 पे इन्वेस्ट करें। और 5,000 में चाहूंगा इस समय पे वो इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। ये हालांकि है तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है फोकस फंड है, इसमें कंसंट्रेटेड बेट्स है, बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है। तो मुझे लगता है ये 2 फंड्स को कंसीडर कर लीजिए। और मैंने 2 फंड इसलिए भी इनको रिकमेंड किया कि हो सकता है आगे जाके अगर ये कुछ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड में कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने 2 फंड्स में अपना एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है, जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप है और एक क्वांट लार्ज कैप। मुझे लगता है उन 2 फंड्स की इस पोर्टफोलियो में अभी शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो जो भी पैसा उन्होंने एक्यूमुलेट किया है वो पैसा वहां से निकाल के वो कोटक मल्टी कैप और इन्वेस्को फोकस दोनों में वो डिवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये कुछ बदलाव इनको करने की जरूरत है, बट ब्रॉडली शुरुआत काफी अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कि देखे कि वो थोड़े जागरूक निवेशक हैं और वो असेस करते हैं कि उनके पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव की जरूरत है। ओके, चलिए ये चीज़ें आपको बताई गई हैं, सजेस्ट की गई हैं आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव, उनको आप फॉलो कीजिए। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए।
HDFC लार्ज मिड कैप पे 10,000, कोटक मल्टी कैप में 10,000, इन्वेस्ट इंडिया फोकस 5,000 और डिप्लॉय कीजिए। ये रही आपके लिए सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। एक और सवाल लेंगे। अर्पिता ने एक सवाल भेजा रायपुर से ईमेल के थ्रू। इनकी उम्र है 35 साल, SIP चल रही है 17,000 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू 15 लाख हो चुकी है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहती हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप 3500 रुपये महीना, 2,000 महीना HSBC स्मॉल कैप, आदित्य बिरला फ्रंट लाइन इक्विटी, 1100 HDFC मिड कैप और 1,000 ICICI प्रू BFS फंड। बताइए सजेशंस। देखिए, अभी तक इन्होंने जैसा कहा कि 2018 से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की है, तो 7 साल हो गए इनको। अब जो इनका पोर्टफोलियो अगर हम उसको एनालाइज करें तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि यहाँ से आगे कितना समय इनके पास। तो अगर जो टाइम होराइजन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए वो उनके पास है, यानी 8 से 10 साल का समय अगर और है इनके पास, तो ऑल इक्विटी पोर्टफोलियो में बने रह सकते हैं। ऑफकोर्स पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो जो फंड इनके एग्जिस्टिंग है जिसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो है कोटक फ्लेक्सी कैप, जिसमें वो 3,500 इन्वेस्ट कर रहे हैं, HSBC स्मॉल कैप जहाँ पे 2,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 17,000 की है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बदलाव इनको करना है 2 फंड्स के अंदर मेरे हिसाब से। एक तो 2 फंड जो ऐड करने हैं बाकी फंड्स को छोड़ के, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और एक बंधन कोर इक्विटी, जो दोनों के दोनों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड है। आई थिंक ये कुल मिला के 4 फंड होंगे इनके पास जो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। हेमंत जी हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ हेमंत रुस्तगी बने हुए हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं। एक सवाल हमें ईमेल के थ्रू भेजा है प्रताप कुमार ने, उड़ीसा से। 43 इयर्स इनकी एज है, मंथली SIP है 11,000 पर मंथ की, 12 इयर्स का टाइम होराइजन है। 12 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे जानना चाहते हैं। अब ये पहले से SIP कर रहे हैं, नया पोर्टफोलियो, इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट कंसिडरिंग अगर अभी से इन्होंने निवेश करना शुरू किया है हेमंत जी 11,000 महीने के साथ, तो कितना इकट्ठा कर पाएंगे 12 साल में जानना चाहते हैं। फंड्स कौन से हैं? काफ़ी फंड्स हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप 3,000 पर मंथ, HDFC फ्लेक्सी कैप 3,000, फिर 1,000 ईच डाल रहे हैं SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETFs फंड ऑफ फंड और ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी। बताइए सजेशंस। अजय तिवारी, आई थिंक शुरुआत करते हैं कि वो कितना पैसा एक्यूमुलेट कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि इनकी SIP का जो रकम है वो 11,000 की है, वो करीब 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब 34 लाख का कॉर्पस बनेगा। एक तो ये तरीका है जानने के लिए कि आप कितना पैसा एक्यूमुलेट करेंगे, बट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमेशा, स्पेशली जो इन्वेस्टर्स एक पर्टिकुलर कॉर्पस बनाना चाहते हैं वो द लॉन्गर टर्म, हमेशा अच्छा रहेगा कि अगर आप एक टारगेट बना के चलें। और हमने शुरुआत में बात भी की थी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्फ्लेशन को कंसिडर कीजिए, टारगेट बना के चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पैसे को डायरेक्शन देता है, वो आपको बताता है कि आपको उस टारगेट तक पहुंचने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना आप कर रहे हैं, कितना गैप है, उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आप मोटिवेट रहते हैं और कहीं एक बड़ा कॉर्पस बना पाते हैं, बजाय इसके कि हम उससे खुश रहें कि हमें कितना पैसा बनेगा। तो आई थिंक एक ये बदलाव डेफिनेटली इनको करना है। इनके पास 7 फंड्स है, तो थोड़ा सा आई थिंक एक स्कोप है पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करके थोड़ा ताकि इसको बेहतर बना सके। तो कुछ फंड्स जहां पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जहां पे वो 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप जहां पे 3,000 कर रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल जहां पे 1,000 कर रहे हैं। उसके अलावा इनके पास 2 फंड्स और हैं, एक और है इनफैक्ट वाइट ओक मल्टी कैप। ये 4 फंड में वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो 2 फंड्स हैं उनके पास SBI कॉन्ट्रा एंड ICICI डिस्कवरी, उसका जो 2,000 है वो मैं चाहूंगा कि वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप में ऐड करें। इसके अलावा इनके पास एक और गोल्ड एंड सिल्वर फंड है मोतीलाल का, क्योंकि इनके पास एक ऑलरेडी मल्टी एसेट फंड है, तो मैं चाहूंगा कि वो पैसा जो है वो मल्टी एसेट, वाइट ओक का जो मल्टी एसेट फंड है उसमें ऐड करें। तो कुल मिला के इनके पास 4 फंड्स रहेंगे। और हमने देखा कि हमने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट किया, जहां पे मल्टी एसेट स्ट्रेटेजी चाहिए हमने उसको मेंटेन रखा और कोशिश किया है कि एक बेटर क्वालिटी फंड पोर्टफोलियो में जहां पे उसमें रकम बढ़ा के अपने रिटर्न्स को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर सकें। ओके, और हेमंत जी, इनकेस अगर ये इन फ्यूचर में SIP अमाउंट बढ़ाते हैं तो क्या इन्हीं फंड्स में इंक्रीज करें जो आपने कुछ नए नेम सजेस्ट किए हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं? नहीं, देखिए 4 फंड्स हैं इनके पास एग्जिस्टिंग, हमने सिर्फ अमाउंट बदला है। तो ऑब्वियसली एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, अच्छे फंड्स हैं कैटेगरी के, एक मल्टी एसेट फंड भी है। तो आई थिंक उसी में ऐड करें आप।
अनलेस ये हम बहुत ज्यादा रकम बढ़ा रहे हैं तब कुछ सोचने की जरूरत है। अभी 11,000 की इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए 15,000 तक बढ़ाते हैं, 20 तक बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली ये 4 फंड में इतना स्कोप है कि उतना पैसा आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो 4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट रखिए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट। एसआईपी आप अमाउंट इंक्रीज भी कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप या वाइटो कैपिटल मल्टी एसेट में। बड़ा पोर्टफोलियो ज़रूरी नहीं है अच्छे रिटर्न्स के लिए, क्वालिटी फंड्स ज़रूरी हैं, डाइवर्सिफाइड फंड ज़रूरी हैं। तो इसीलिए एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स, फंड ऑफ फंड और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, इनसे निकलने की सलाह है आपके लिए। 34 लाख के पास कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 12 सालों में, अगर आप इसी अमाउंट के साथ आपने अभी शुरुआत की है। बात करते हैं एक और सवाल की। श्रीजित ने एक सवाल भेजा है, मंथली एसआईपी चल रही है 40,000 रुपये महीने की, पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख, 20,000 की एडिशनल एसआईपी करनी है, तो यानी उस स्थिति में 60,000 की इनकी मंथली एसआईपी हो जाएगी। लक्ष्य है 5 साल में 1 करोड़ का। कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास? मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड 10,000 पर मंथ, 8,900 है पराग परिक फ्लेक्सी कैप में, 6,700 है आईसीआईसीआई ब्लू चिप में, 3,700 कोटक स्मॉल कैप, देन 3,000 एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स, 2,400 है आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी इंडेक्स, 3,300 एक्सिस ब्लू चिप और 2,000 है एक्सिस मिड कैप में। तो इनके पास भी 8 म्यूचुअल फंड्स हैं 40,000 के एसआईपी के लिए, 20,000 के एडिशनल एसआईपी भी करनी है। हेमंत जी, दीपाली देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि इनको करीब 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 1 करोड़ का टारगेट है, समय बहुत कम है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि अगर उनको वहां तक पहुंचना है तो रिस्क ज्यादा लेना होगा, लेकिन वो टाइम होराइजन उनको अलाउ नहीं करता कि बहुत ज्यादा रिस्क ले। तो आई थिंक एक तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बदलने की जरूरत है। 2 तरीके हैं इनको अपने टारगेट पूरा करने के, या तो वो अपना समय जो है 2 साल से बढ़ाए, या फिर जैसा उन्होंने कहा कि 40 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 40,000 की 20,000 और करेंगे, उसके अलावा भी उनको अपने एसआईपी अमाउंट में 40,000 और ऐड करने होंगे, यानी कुल मिला के उनकी एसआईपी का अमाउंट जो है वो 1 लाख होना चाहिए, तब जाके वो अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। दूसरा, हम कोशिश ये कर रहे हैं क्योंकि 5 साल का समय है, तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हम फंड जो है पोर्टफोलियो में नहीं रखेंगे। इनके पास एक स्मॉल कैप फंड है, एक डिफेंस फंड है, तो वो डेफिनेटली उनके टाइम होराइजन के हिसाब से बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो 3 फंड एग्जिस्टिंग जो इनके पास है वो है आईसीआईसीआई ब्लू इक्विटी एंड डेट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आईसीआईसीआई ब्लू चिप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। उसके अलावा 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ऐड कर सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और दूसरा है इन्वेस्को मल्टी कैप। इन 5 फंड्स में वो 8,000 की इन्वेस्टमेंट करें, और जब भी वो 20,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो वो 5 फंड में 4,000 रुपए एडिशनल कर सकते हैं, यानी सभी फंड में 12,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। जब अगर वो 40,000 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समय उनके पास बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो इनको अगर बाकी 1 लाख तक पहुंचाना है तो बहुत जल्दी से उनको अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना होगा। तो फिर ऑब्वियसली मेरे को लगता है 1 या 2 फंड उनको उस समय पे ऐड करने होंगे। ओके, तो यानी ये सजेशंस आपको दिए गए हैं, आपको काफ़ी सारे फंड्स बताए गए हैं जिनसे आपको निकलना है। बड़े लंबी लिस्ट आपको नहीं रखनी है फंड्स की अपने गोल को हासिल करने के लिए। जैसे समझाया गया कि आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड से निकलिए, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी बीएसई सेंसेक्स, एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, यहाँ से आप निकल सकते हैं। और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से 3 ही फंड्स हैं जिनमें आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी है। अगेन आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप, आईसीआईसीआई प्रो इक्विटी एंड डेट, पराग परिक फ्लेक्सी कैप। नए जो 2 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप 8,000 पर मंथ के एसआईपी कीजिए, इन्वेस्को इंडिया फोकस में 8,000 की, बाकी में आप इवनली डिवाइड कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप है या फिर डिफेंस फंड है, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं, अगर स्मॉल शॉर्ट टर्म का आपका व्यू है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्की हो सकती है। अच्छा, गोल के लिए मतलब इनको या तो टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा या फिर अमाउंट अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अमन जी, मैंने कहा कि अगर वो अमाउंट नहीं बढ़ा सकते तो डेफिनेटली उनको फिर अपना थोड़ा समय बढ़ाना पड़ेगा। दोनों में से दोनों स्ट्रेटजी हैं, जो उनको सूट करे उस हिसाब से वो आगे जाके बढ़ा सकते हैं। ओके, तो 80,000 की एसआईपी आपको लगेगी। अगर आपको 5 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य चाहिए, 60,000 की आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप 5 की जगह अगर 7 साल का समय देंगे तो भी 1 करोड़ का लक्ष्य आपका हासिल हो जाएगा। ये रही सलाह आपके लिए, तमाम चेंजेस आप नोट कर लीजिए। आप पूछ लेते हैं हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स। हेमंत जी बताइए, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं? क्या ये कंप्लीट पोर्टफोलियो के हिसाब से आपने सजेस्ट किए हैं या इंडिविजुअल भी पिक किए जा सकते हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज में? जी, आई थिंक ये जो फंड है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर या फिर कोई नए निवेशक जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उस हिसाब से मैंने कैटेगरीज को चूज किया। तो एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप, 2 फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन को इक्विटी फंड ये रख सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप में कंसंट्रेटेड बेट के साथ, जैसे मैंने बात की थी शो में, इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। ये 4 फंड है। मुझे लगता है चाहे एग्जिस्टिंग निवेशक हो या नए हो,
अगर वो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये फंड्स को डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए टॉप 4 फंड्स जो आपके स्क्रीन पर हैं। कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड। और ये 4 फंड्स कंप्लीट पैकेज के तौर पर रेकमेंड किए गए हैं। लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से आप इन फंड्स को देख सकते हैं। थैंक यू हेमंत जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।